हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स आपके लिए लेके आई हूँ और एक टॉपिक दैट इज फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। और आज का टॉपिक है वेल ऑफ डेथ, जिसको हम हिंदी भाषा में मौत का कुआं भी बोलते हैं। बच्चों, यूजुअली जब आप सर्कस में जाते हो तो आप बहुत सारे खेल देखते हो। उसमें से एक खेल होता है मौत का कुआं, जिसमें एक वेल की तरह स्ट्रक्चर बनाया रहता है इस तरह, और इस वेल के वॉल पे मल्टीपल व्हीकल्स को चलाया जाता है। सो दे रोटेट इन दिस वे इन अ सर्कुलर पाथ। तब आप सोचते हो, ये जब घूमते हैं तो ये नीचे क्यों नहीं गिरते, ये वॉल के ऊपर कैसे आप गाड़ी चला सकते हो? तो इसका इसी सवाल का जवाब आज हम आज के डेरिवेशन में देखेंगे कि आपको व्हीकल किस स्पीड से चलानी चाहिए ताकि वो नीचे वेल में ना गिरे बल्कि ये सर्कुलर ट्रैक में घूमे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के डेरिवेशन के साथ। So first I will erase this diagram and we will draw a new diagram. So देखिए, मैं एक well बनाती हूँ। First of all, this is my well. Sorry. Now on this well, हम एक कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल हमारा व्हीकल है। मान लो वो व्हीकल बाइक भी हो सकता है या कार भी हो सकती है। तो मैंने एक व्हीकल बनाया है जो एक मैंने सर्कल के साथ या डॉट के साथ इंडिकेट किया है। अब आपको पता है ये व्हीकल है तो व्हीकल का कुछ ना कुछ वेट रहेगा। सो इस व्हीकल पे कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, लेट्स सी। सो बेसिकली व्हीकल हैज इट्स ओन वेट। तो उसके वेट की वजह से बच्चों एक फोर्स लगता है ड्यू टू इट्स वेट एंड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट m into g। अभी न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है बच्चों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आपका जो व्हीकल है वो इस वॉल को इस तरह दबा रहा है तो वॉल भी कुछ रिएक्शन देगा जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बच्चों इस सरफेस को, ये आपका जो सरफेस है इसको परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा। तो मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट निकाल के दिखाती हूँ। सो देखिए, ये था mg और इसी को नॉर्मल बनेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब दूसरी बात आती है, बिना फ्रिक्शन के तो ये व्हीकल घूम नहीं सकता। और ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ये तो आपके कार के व्हीकल है मान लो। तो ये जो सॉरी आपका जो व्हीकल है उसके जो टायर्स है, ये उसके टायर्स है ऐसे मान लो। अब ये जो फोर्स है बिटवीन द वॉल एंड द टायर्स, दैट इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा या ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बच्चों, मुझे पता है जब भी मेरा व्हीकल ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा तो मुझे उसको नीचे गिरने से बचाना है। तो ऑब्वियसली मेरा फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। सो ये मैं कुछ फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट बना रही हूँ जो कि है ऊपर की तरफ, और जिसको मैं नाम दूंगी एफ एस। एफ एस इसलिए बच्चों क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये मान लो ये आपके सर्कुलर ट्रैक का एक सेंटर है, एंड अलोंग दिस द व्हीकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, और व्हीकल इज टेकिंग सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर ट्रैक। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये व्हीकल ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है। मतलब ऊपर के और नीचे के फोर्सेस दोनों बैलेंस होने चाहिए। मतलब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, नीचे यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से इक्वेशन लिखती हूँ कि मेरा एफ एस जो है वो एम जी के साथ बैलेंस होगा। मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के साथ बैलेंस होगा, तभी मेरी गाड़ी स्टेबल है। दूसरा, आप नॉर्मल रिएक्शन देख सकते हो जो कि है सेंटर की तरफ, मतलब इस तरफ। अब सेंटर की तरफ है मतलब मुझे पता है सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है जो कि होता है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है बच्चों यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। सो मैं एन को लिख सकती हूँ
एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वही आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है बच्चों। और ये हो गए मेरे दो इक्वेशंस। अब इसके आगे मैं कुछ बात और गहराई से समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जो कि फ्रिक्शन के बारे में। मतलब ये ऊपर वाला फ्रिक्शन जो है ये आप कितना इंक्रीज कर सकते हो, कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हो। देखिए बच्चों, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मुझे मूव करना है। तो मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, दैट इज 3 न्यूटन। लेकिन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एग्जैक्टली उसके अपोजिट, वो भी होगा 3 न्यूटन। मतलब ये ब्लॉक हिल नहीं पाएगा। मान लो मैंने और इस फोर्स को इंक्रीज कर दिया और कर दिया 4 न्यूटन, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा बच्चों 4 न्यूटन। फिर से क्या हुआ, दोनों फोर्सेस है इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये ब्लॉक नहीं हिलेगा। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। मतलब मान लो मैं ये फोर्स को करती जा रही हूँ इंक्रीज, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है इंक्रीज। तो ये बराबरी में इंक्रीज होता जा रहा है। अब क्या होगा, ये सर्टन लेवल तक होगा। जरूरी नहीं है कि आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओ फ्रिक्शनल बढ़ेगा ही। एक सर्टन लेवल आएगी जहां पे आप ये फोर्स तो बढ़ा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन उसके मैक्सिमम लिमिट तक आ गया होगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपका ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब इसके ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते। तो इसी तरह इस डेरिवेशन में भी बच्चों, हम एक तो फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को इससे कम या इसके इक्वल ले सकते हैं। मतलब आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक तो मैक्सिमम हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन के आगे हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं। और हमें और एक चीज पता है, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ये हम हमेशा देते हैं, जैसे पिछले डेरिवेशन में आपने देखा था मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था बच्चों mu s n, where mu s is a coefficient of static friction and n is a normal reaction। तो उसी को मैं यहाँ पे डाल दूंगी। देखिए Fs will be less than or equal to mu s n, सिर्फ इसको रिप्लेस किया mu s n से। तो अब देखिए बच्चों, once we do this, now I will do the further derivation। अब आगे चलते हैं। मुझे Fs की वैल्यू पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 Fs कैन बी रिटन एज mg। बीच वाली साइन वैसे ही लेस देन और इक्वल टू mu s एज इट इज, बट n बाय इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज mv स्क्वेयर बाय r। अब दोनों साइड से mm कैंसिल होगा, तो मुझे v स्क्वायर मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ये साइड ले रहे हैं तो हमारी साइन चेंज होगी, होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो v स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। अभी मुझे निकालना है सिर्फ v, तो अगर सिर्फ v को मैं लिख दूं यहाँ पे, तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। ये हो गया आपका स्पीड। इसको हम बोल देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये बताता है बच्चों आपको कि आपका ये जो स्पीड है ये ग्रेटर होना चाहिए अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस से। अगर मान लो ये स्पीड इससे कम हुआ, मतलब v आपका जो स्पीड है आपके व्हीकल का, ये आर जी अपॉन अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस से कम हुआ, तो आपकी गाड़ी ट्रैक पे नहीं घूमेंगी या वॉल्स पे नहीं घूमेंगी, बल्कि ये अंदर गिर जाएगी। तो ये स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 3 टेल्स यू दैट योर स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। मतलब ये एक तो आर जी अपॉन म्यू एस इक्वल टू हो सकता है या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हुआ तो आपकी गाड़ी क्या होगी, वॉल पे नहीं घूमेगी बल्कि ये वेल में गिर जाएगी।
अब इसमें मतलब ये तो हमने सीख लिया कि ये जो स्पीड है इससे ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन कम से कम तो हम कितना स्पीड रख सकते हैं? जैसे मैंने अभी कहा बच्चों, ये स्पीड एक तो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, मतलब कम से कम जो इक्वल टू वाला है वही तो स्पीड रख सकते हैं हम। आई बात समझ में? तो मैं वी मिनिमम को लिख सकती हूँ आर जी अपॉन म्यू एस। मतलब मैंने जैसे कहा था स्पीड एक तो ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, उससे कम हुआ तो वो गिर जाएगी। मतलब मेरा मिनिमम स्पीड होना चाहिए v min, that is velocity should be equal to अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। और ये हो गया आपका मिनिमम स्पीड by equation 4 by which you can travel the vehicle on the wall of the well. If you decrease the speed, then v min your vehicle may fall inside the wall. That's all बच्चों। आशा करती हूँ मैं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। If you like my video, please subscribe my channel and share to your friends. Thank you.